हेलो एवरीबॉडी, आप सबका वेट फॉर यू बाय विवेक सर प्लेटफॉर्म में स्वागत है। ये हमारा हिंदी का सेशन है। हम आपको इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट और एसटेट का संपूर्ण पाठ्यक्रम अपलोड करने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने उन मित्रों के पास भेजिए जो इस हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट का लाभ उठाएं। तो ये हमारा देखिएगा, मैं आपको हिंदी विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम, चाहे वो आपका यूपी टेट का हो या सुपर टेट का हो या सी टेट में जितना भी व्याकरण है, मैं आपको हिंदी विषय का पूरा व्याकरण, साहित्य को भी लेके और व्याकरण का भी लेके आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा और आपको आज सरलता पूर्वक भी समझ में आएगा। बस आपको करना क्या है कि अगर ये हमारे द्वारा दिया गया जो भी मैटर दिया गया है, आपको इसे नोट डाउन करना है। आप एक बढ़िया सा रफ पेन लेके बैठ जाएं। रफ हमारा ऐसा होना चाहिए कि अच्छा पेज वाला होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए। तो उसमें देखिएगा, हम आपको वही चीज़ बताएंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि पढ़ने के लिए जैसे सब पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। तो हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे हिंदी का, कि जैसे देखिएगा कि अब हमारा जैसे लेंगे कि यूपी टेट और एसटेट में पूछता क्या है, थोड़ा यूपी टेट और सुपर टेट में अंतर भी देख लेंगे। देखिए, व्याकरण वही पूछता है। आप अगर जैसे हिंदी का व्याकरण पढ़िए तो हिंदी का व्याकरण इस उद्देश्य से ना पढ़िए कि मैं केवल यूपी टेट में ही देंगे। मेरे मित्रों, यूपी टेट का में अगर आप हिंदी का ग्रामर अच्छे से पढ़ लीजिए, वो चाहे यूपी टेट में पूछे या सुपर टेट में पूछे या सी टेट में पूछे या किसी भी वनडे एग्जाम में जिसमें हिंदी विषय आता हो, आप उस लेवल की हिंदी का व्याकरण पढ़िए कि आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, उसमें आपका जो क्वेश्चन आए, आंसर आपके आंखों के सामने हो, आंसर आपके मन में तुरंत आ जाए। ऐसा तब होगा, आप पढ़ाई के साथ साथ आप जितना उस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। देखिएगा, हिंदी विषय में हम देखते क्या हैं कि हमारा पहले हेडिंग है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। तो हम हिंदी का पहले आपको परिचय बताएंगे। देखिएगा, पढ़िएगा। हिंदी शब्द से तात्पर्य हिंद देश में अधिकांश जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंद देश में, हमारा जो हिंद देश है अर्थात हिंदुस्तान में या भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है भैया? हिंदी भाषा बोली जाती है। फिर उसमें कहा गया कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। अब आपके प्रति एक प्रश्न आ जाता है कि सभी भाषाओं की जननी किसे माना जाता है? तो आंसर तुरंत आप मारेंगे, किसे माना जाता है? संस्कृत माना जाता है। किसको माना जाता है? संस्कृत विषय को माना जाता है। फिर अगला आप देखिएगा, कहा है कि प्राचीन समय में संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति आर्य कहलाता है। अर्थात अब आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन और आ गया कि प्राचीन समय में जो संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्ति को क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में पढ़े संस्कृत, जो संस्कृत का विद्वान होता था उसे क्या बोलते थे? आर्य बोलते थे, जिसका अर्थ श्रेष्ठ है। अर्थात अब इससे स्पष्ट हो गया कि पुराने समय में जिसको संस्कृत भाषा आ जाए वो सर्वश्रेष्ठ होता था, अर्थात वो महान होता था। उसे क्या कहते थे लोग? विद्वान कहते थे। तो अगले में देखेंगे, इन्हीं आर्यों से ही भाषा का विकास माना जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपके माइंड दिमाग में तुरंत एक शब्द आ जाना चाहिए, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति किससे होती है? जो विद्वान होते हैं, जो महान होते हैं, आप चाहे जहाँ जाइए। अर्थात जैसे अगर न्यूटन ने आविष्कार किया तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो आया होगा। अगर वो यहाँ पे उसके माइंड में कुछ ना होता तो क्या वो आज आपको दे पाता? साइंस में उसका नाम होता? नहीं होता। तो उसी तरह अगर जैसे जो संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति, प्राचीन समय में संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्ति क्या कहलाता था? आर्य कहलाता था। उन्हीं आर्यों के द्वारा ही किसकी उत्पत्ति हुई भैया? किसका विकास हुआ? भाषा का विकास हुआ। तो उन आर्यों ने
आर्यों ने उन आर्य को ही क्या कहते थे? श्रेष्ठ कहते थे। अर्थात जो श्रेष्ठ हुए वही आर्य कहलाए, जो श्रेष्ठ हुए वही आर्य कहलाए। और आर्य किसे कहते थे? जो संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था। तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कहलाता था? आर्य कहलाता था। आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, और इन्हीं श्रेष्ठों से ही भाषा का विकास हुआ। आपके माइंड में ये 3 शब्द आने चाहिए। ये 3 शब्द हैं क्या? कि संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कहलाता था? संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति आर्य कहलाता था। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, और इन्हीं श्रेष्ठों के द्वारा किसका विकास हुआ? भाषा का विकास हुआ। अब हमें उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखिएगा कि जैसे अब अगली हेडिंग हमारी क्या है कि इन्हीं आर्यों के द्वारा ही भाषा का विकास हुआ। अर्थात जो आर्य हुए भाषा का विकास किए, वो विकास कितने वर्गों में किए? देखिए, इनके समय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। अर्थात आर्यों के समय का जो भाषा विकास हुआ, उनके समय को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। तो अब देखिएगा संस्कृत की, अब देखिएगा हम आपको देखिए चार्ट वाइज पढ़ाएंगे। तो चार्ट में देखिएगा, अब यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कहलाता था? आर्य कहलाता था। आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ है। आपको देखिए यहाँ लिख दिया गया कि संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कहलाता था? आर्य कहलाता था। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। और श्रेष्ठ से ही भाषा का विकास हुआ। श्रेष्ठ से ही भाषा का विकास हुआ। तो अब देखिएगा, तो अब इसको देखिएगा कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में बांटा गया। हमारा पहला हुआ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा हुआ मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा हमारा क्या हुआ? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हमारा पहला क्या हुआ? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा हुआ मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा हुआ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये आपका 3 वर्ग हो गया। अब 3 वर्गों में ये भी जानना है कब किसका कितना समय था, अर्थात कितने समय तक था। तो कितने समय तक था? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, अर्थात 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व का अर्थ होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले, अर्थात 1500 से 500 ईसा पूर्व। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक था? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक था भैया? तो 1000 ईसा पूर्व से अब तक जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा चल रही है वो 1000 ईसा पूर्व से अब तक चल रही है। तो अब देखिएगा, इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिएगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हमारा जो है कि क्या आया? संस्कृत आया। किसमें क्या आया? संस्कृत आया। किसके? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। चूंकि आपने पढ़ा है कि प्राचीन समय में पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कहलाता था? आर्य कहलाता था। आर्य कहलाता था। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ है। तो जो श्रेष्ठ होता था कौन होता था? संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति ही तो श्रेष्ठ कहलाता था। कब? प्राचीन समय में। तो अब यहाँ पे देखिएगा संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया, एक वैदिक और एक लौकिक। वैदिक का अर्थ हुआ जिसमें वेदों का निर्माण हुआ, जिसमें वेदों को लिखा गया, वो हमारा वैदिक हो गया। लौकिक का मतलब ये हुआ कि जैसे आदि कवि हुए, अर्थात वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की, ये किस काल में था? तो ये वैदिक का, ये लौकिक काल में था, अर्थात लौकिक काल में था। दूसरा चीज आपको याद करना है कि वैदिक काल कब से कब तक था? तो वैदिक काल 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक था। तो लौकिक कब से कब था, कब तक था? तो लौकिक हमारा लौकिक 1000 से लेके 500 ईसा पूर्व तक था। तो इसको आप थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि लौकिक में ट्रिकी से आप याद कर लीजिए कि लौकिक में कौन आए? वाल्मीकि आए।
वाल्मीकि आदि कवि, अर्थात वाल्मीकि ने रामायण की रचना की तो किसमें किया भैया? लौकिक काल में किया। अब तीसरा हमारा जो आया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पहला चीज़ आपको जानना है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक था। तो आप तुरंत देखिएगा 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक कौन सा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। फिर उसके बाद आया क्या? अब इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? इसको 3 भागों में बांटा गया। सॉरी भैया, इसको 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग है कौन कौन? वे 3 भाग हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। कौन से भाग हैं? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं होता है तो 4-5 बार पढ़िए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, जब तक न समझ आए, जब तक माइंड में न सेट हो उतनी बार देखिए, लेकिन आप देखिए ज़रूर कि अब देखिएगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक थी? 500 ईसा पूर्व से ले 1000 ईसा पूर्व तक थी। ये कितने भागों में? 3 भागों में। पहला पाली, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा और अपभ्रंश। अब देखिएगा पाली में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, अर्थात पाली में ही बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। कि जैसे आपसे पूछ लिया कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसमें हुई भैया? पाली में हुई। और इसी को जो है कि प्रथम देश भाषा किसे कहते हैं? पाली को ही कहते हैं। प्राकृतिक में जैन धर्म की स्थापना हुई। प्राकृतिक में जैन धर्म की स्थापना हुई। तो अब आगे देखिएगा, आगे अब आ गया अपभ्रंश को पढ़ेंगे। अपभ्रंश को कितने उपवर्गों में बांटा गया भैया? 5 में बांटा गया। 5 वो है कौन सा? सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, ब्राह्मण और महाराष्ट्री। फिर से आप देखिएगा वो 5 हैं कौन कौन से? सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, ब्राह्मण और महाराष्ट्री। तो अब देखिएगा सौरसेनी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं भैया? भाषा देखिएगा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, मागधी में बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, ब्राह्मण में सिंधी, महाराष्ट्री में मराठी। महाराष्ट्री में कौन से भैया? मराठी आती है। और देखिएगा अब उतना हमारा रहा। अब आगे हमारी क्या आ गई भैया? हिंदी की बोलियां एवं उपभाषा। अब हमारी हिंदी की जो बोली है, बोलियां कितनी है भैया? पहली बात हिंदी की बोलियां कितनी हैं? पहली बात हिंदी की बोलियां कितनी हैं आगे हम बताएंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे नहीं तो ये देखिएगा कुल बोली 18 होती है और भाषाएं 22 होती हैं। तो अब देखिएगा बोली को कितने वर्गों में बांटा गया, जस्ट इसके पीछे हम आपको समझाए। बोली को 5 में, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। तो अब ये आपको इतना तो पहले याद ही रखना है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा बोली बोली जाती है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है भैया? कौरवी या खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, बुंदेली 2 बार हो गया भैया, बुंदेली, हरियाणवी या बांगरू, कन्नौजी, ये किसके अंतर्गत आते हैं भैया? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी और बघेली। बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली बोली जाती है भैया? भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब पहाड़ी के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। राजस्थानी के अंतर्गत भैया जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। ये आपकी कुल कितनी ये बोलियां हैं, आप इसको याद करिएगा। कुल बोली कितनी है भैया? 18 हैं। और हमारी क्या भाषाएं कितनी हैं? 22। हमारी भाषाएं कितनी हैं? कुल भाषाएं 22 और कुल बोली 18। आपको इतना ज़रूर याद करना है। अब अगला देखेंगे, अगले टॉपिक पे हमारा है, अब हेडिंग डाल लेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति कि हमारे संविधान में हिंदी भाषा शब्द को कब जोड़ा गया, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, इसको आप जरूर करिएगा। हम आपको जितना भी बताएंगे, जितना भी टॉपिक है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यूपी टेट, विशेषकर यूपी टेट में के लिए आपको हिंदी का ये महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप इसको अच्छे से आप देखिएगा। तो अब देखिएगा हिंदी की संवैधानिक स्थिति
हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। आपसे जैसे पूछ ले कि हिंदी मूलतः किस भाषा का शब्द है, किसका है, किस भाषा से लिया गया है, किससे लिया गया है भैया, फारसी से लिया गया है। किससे लिया गया है, फारसी से लिया गया है। आपसे जैसे पूछ ले ये बताइए भैया हिंदी शब्द को किस शब्द से लिया गया है, तो हिंदी शब्द को मूलतः फारसी शब्द से लिया गया है। अब दूसरा इसमें ये देखेंगे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और फिर आपसे देखिएगा देवनागरी की उत्पत्ति ब्राह्मणी लिपि से मानी जाती है। अब जैसे आपसे पूछा कि पूछ ले ये बताइए हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी की लिपि किससे उत्पत्ति हुई, ब्राह्मणी से उत्पत्ति हुई। अब अगला जैसे कह दिया क्या, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी का उल्लेख पाया जाता है। कि जैसे कभी कभी आपसे पूछ ले कि ये बताइए भैया भारतीय संविधान के किस अनुसूची में हिंदी शब्द का उल्लेख पाया जाता है, हिंदी भाषा का उल्लेख पाया जाता है। कौन से अनुसूची में भैया, 8वीं अनुसूची में। आपको ये याद रखना है। फिर जैसे कह दें अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी के विकास के लिए नियम दिए गए हैं। अर्थात आपसे जैसे कभी कभी ये भी पूछ ले कि ये बताइए कि हिंदी के विकास के लिए संविधान में कितने से कितने अनुच्छेद तक दिया गया है, तो कितने अनुच्छेद, 343 से लेकर 351 तक। अब अगला है कि हिंदी वस्तुतः 18 बोलियों का समूह है। हिंदी कितने बोलियों का समूह है, 18 बोलियों का समूह है। इन्हें मुख्यतः 5 उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन से हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी और राजस्थानी। आपको देखिएगा इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है कि पहला चीज़ ये है कि हिंदी शब्द को किस भाषा से लिया गया है, फारसी भाषा से लिया गया है। दूसरा ये है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी की उत्पत्ति किस लिपि से हुई, ब्राह्मणी लिपि से हुई। फिर आपसे पूछ ले क्या कि भारतीय संविधान में किस अनुसूची में हिंदी का उल्लेख किया गया है, किसमें, 8वीं अनुसूची में। फिर आपसे पूछ ले कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास का वर्णन किया गया है, 343 से लेकर 351 तक। फिर आपसे कह दे कि हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं। और इसे कितने उपवर्गों में बांटा गया है, 5 उपवर्गों में बांटा गया है। वे उपवर्ग हैं क्या क्या, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी और राजस्थानी। ये आपका 5 उपवर्ग रहा। अर्थात 18 बोली को 5 उपवर्गों में बांटा गया है। ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखना है। अब अगला देखना है, अगला है क्या कि अब देखिएगा कहा गया कि भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपसे जैसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि ये बताइए हिंदी कि भारतीय संविधान में हिंदी, अब देखिएगा हिंदी को राजभाषा कब कहा गया, कब दिया गया, तो अर्थात 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा की राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर आपसे जैसे पूछ ले कि भारतीय, अब देखिएगा अगला क्या है, भारतीय संविधान में आरंभ में 14 भाषाएं थी। भारतीय संविधान में शुरुआती में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। बाद में इसमें देखिएगा बाद में संशोधन करके कुछ भाषाएं इसमें जोड़ी गईं। वो क्या हैं उसको देखते हैं कि जैसे कहा गया 21वां संविधान संशोधन 1967
आपसे जैसे पूछ ले कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, 21वां संविधान संशोधन 1967 को हुआ। तो अब देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को जोड़ा गया। फिर 92वां संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को जोड़ा गया। फिर बाद में कुल कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई, अर्थात पहले 14 थी, बाद में जो जोड़ी गई, कुल अब हमारे पास कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई। तो अब देखिएगा, अब उतना हमारे पास रहा, आपको जितना महत्वपूर्ण तथ्य था हमने आपको बता दिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको कितने अच्छे से नोट करते हैं। तो अब देखिएगा कि आपसे जैसे कभी कभी पूछ लेता है क्या कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। वैसे तो ये देखने के लिए बहुत आसान है, आपको लगता होगा कि अरे ये तो मुझे आता ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। आप इसको देखिएगा, क्या थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि थोड़ा अंतर है, बस है वही चीज़, लेकिन एक पे एक थोड़ा सा अंतर है। देखिएगा वो अंतर क्या है कि जैसे कहा गया वर्ण किसे कहते हैं, भाषा के लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा के लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं भैया, वर्ण कहते हैं। अब दूसरा जैसे आ गया ध्वनि, ध्वनि किसे कहते हैं, वर्णों के उच्चरित रूप को क्या कहते हैं भैया, ध्वनि कहते हैं। वर्णों के उच्चरित रूप को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अब उच्चरित का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने क्या कहा, जैसे हम लिख दिए क्या भैया, जैसे हम क्या लिख दिए, का, क्या लिख दिए, का, ये केवल लिखा। अब हमने इसको उच्चरित कर दिया, जो हमारे मुख से निकला का वही क्या है, ध्वनि है। अब फिर जैसे क्या कह दिया, अक्षर, वर्णों के लिखित रूप को क्या कहते हैं, अक्षर, वर्णों के लिखित रूप को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। और फिर जैसे कह दिया वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। अब देखिएगा, अब जैसे वर्ण किसे कहते हैं, भाषा के लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं, वर्णों के उच्चरित रूप को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ से लेके ज्ञा तक जो हमारा क्रम से हुआ, व्यवस्थित में हुआ, अर्थात का के बाद खा ही आएगा। क्या आपने कभी देखा है कि का के बाद गा आ जाए या गा के बाद ज्ञा आ जाए, ज्ञा पहले आ जाए, का सबसे बाद में आ जाए? तो क्या ये वर्णमाला कहलाएगी? कभी नहीं कहलाएगी। वर्णमाला का मतलब ये हुआ उसका व्यवस्थित क्रम, का के बाद खा आएगा, खा के बाद गा आएगा, गा के बाद घा आएगा, घा के बाद अंगा आएगा, फिर उसके बाद फिर हमारा क्रम से चलेगा, तो वही हमारा क्या है, वर्णमाला है। अब आगे हम किस पे, शब्द आ गए। क्या आ गए भैया, शब्द पे आ गए। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं भैया, शब्द कहते हैं। जैसे बोल दे मोटू या नमन या कुछ भी हम नाम ले लेंगे, तो ये हमारा रहा हिंदी का। अब देखेंगे वर्ण हुआ, ध्वनि हुआ, अक्षर हुआ, वर्णमाला हुआ, शब्द हुआ, इतने चीज की जानकारी हमें हो गई। अब आगे हम देखेंगे, अब आगे हमारा आ गया क्या भैया, पद। पद किसे कहते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। तो पद हमारा होता है शब्द में जब हम कारक चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं तब वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे मोटू ने अपने आप को पतला कर लिया, तो अब इसमें देखिएगा कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ, अर्थात जो हमारा मोटू ने ना भी एक कारक हुआ, अपने आप को भी एक कारक हुआ। अर्थात जब किसी भी वाक्य में कारक का प्रयोग कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है भैया, पद कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल फिर से देख लीजिए, राजेश ने अपने घर के लिए कार खरीदा, अर्थात घर के लिए, अर्थात के लिए भी कारक हुआ, ने भी एक प्रकार का क्या हुआ, कारक हुआ, अर्थात कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ, वही हमारा क्या कहलाया भैया, पद कहलाया। अब जैसे हुआ अगला वाक्य,
अब एक शब्द में, अब इसमें क्या हुआ, वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य वह हुआ पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। देखिएगा कैसे, कि जैसे अभी कह दिया क्या कि मोटू ने अपने आप को पतला कर लिया। तो ये देखिएगा, ये हमारा एक प्रकार का क्या हुआ, वाक्य हुआ, ये व्यवस्थित क्रम में है। अब यहीं पे अव्यवस्थित का मतलब ये हुआ, आप इसको अब यहाँ पे लिया पहले कर दिया, मोटू लिया, अब कह दीजिए कि मोटू लिया ने अपने आप को पतला कर दिया, मोटू ने लिया। तो अब देखिएगा ये आपका वाक्य नहीं कहलाया। वाक्य का मतलब ये हुआ सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आना चाहिए, उसका एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, तो वही मेरा क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। अब आ गए हम किस पे आ गए भैया, बोली। किस पे आ गए, बोली। तो हमारे पास भी जैसे आपको बताएं कुल कितनी बोलियां होती हैं, 18 बोलियां होती हैं। बोलियों को कितने उपवर्गों में बांटा गया है, 5 उपवर्गों में बांटा गया है, जिसको हमने आपको बताया है। इतनी बातें आप ध्यान रखना। तो अब देखिए बोली, जब इन्हीं वाक्यों को बोलचाल का माध्यम बना दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अर्थात बोली का मतलब ये हुआ कि हम जैसे अपने गांव में जाते हैं, गांव में गए, वहाँ की भाषा हम अपने लोगों में अपनत्व की भाषा बोलते हैं। जो अपनत्व की भाषा आ गई, बोलने का माध्यम बन गया, आपसे मिलने का माध्यम बन गया, हम अपने भावों को प्रकट करने का माध्यम मिल गया, वही हमारी क्या कहलाई, बोली। अर्थात जिस भाषा में, जिस तरह से हम आपको अपने अंदर की बातों को समझा दें और आप समझ जाएं, वही क्या हो गई, हमारी बोली हो गई। तो आपको बोली भी समझ आ गया। अब जैसे आ गया उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं, अर्थात जब किसी बोली में साहित्यिक रचनाएं लिखी जाने लगती है वह उपभाषा कहलाती है। उपभाषा का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको कहा, जैसे बोली हुआ, हमको कोई किताब लिखना हुआ, क्या मैं अपनी बोली में लिखूंगा कि अपने गांव वाली भाषा में उस किताब को लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। अगर मैं लिख दूंगा तो वो केवल मेरे गांव में ही वो किताब रह जाएगी। अगर उसे मुझे अच्छी तरह से प्रचार करना है तो हमें कुछ उसमें साहित्यिक शब्द जोड़ना होगा, साहित्यिक शब्द, हिंदी का कुछ साहित्यिक शब्द ढूंढ के लाना होगा। उसमें जब हम जोड़ेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगी, उपभाषा हो जाएगी। अब हमें उम्मीद है तो आपको उपभाषा भी समझ में आ गई होगी। अब अगला जैसे हम ले लेंगे क्या, भाषा आप किसे कहते हैं, उपभाषा आपने तो पढ़ लिया। अब भाषा किसे कहते हैं, इसको भी हम पढ़ लेंगे। भाषा हमारा हुआ जब किसी बोली या उपभाषा का व्याकरण निर्मित कर दिया जाता है। अर्थात जब किसी बोली या उपभाषा में व्याकरण निर्मित कर दिया जाए, क्या निर्मित कर दिया जाए, व्याकरण निर्मित कर दिया जाए, उसको और अच्छे से बढ़िया से शुद्ध कर दिया जाए, तो वही हमारा क्या कहलाएगी, भाषा। भाषा का मतलब हुआ कि हम जहाँ भी रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, तो पहली बात जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम गए अपने गांव चले गए, गांव में हमारे कुछ यार मित्र मिले, तो वहाँ पे हमें जैसे भी मन होगा, इधर का उधर, उधर का इधर, बस उनको समझ में आनी चाहिए बस कि मैं बोल क्या रहा हूँ। जैसे कुछ अंग्रेजी भी बोलने के लिए कुछ लोग ग्रामर का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग इधर उधर का, जैसे भी हो कि सामने वाला समझ जाए बस, तो वो हमारी बोली हुई। लेकिन उस बोली में जब हम थोड़ा सा साहित्यिक शब्द जोड़ दिए तो वो मेरी उपभाषा हुई। और उपभाषा में जब उसी बोली या उपभाषा में हम व्याकरण का प्रयोग कर लें तो वही हमारा क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। तो आपको देखिएगा समझना क्या है कि हमारे पास जैसे हम गांव में गए, जो हमारा बोलचाल का माध्यम हुआ, हम किसी भी तरह से बोल दे, सामने वाला समझ जाए, वो मेरा क्या हुआ, बोली हुआ। जब बोली में हम साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किए तो वो मेरा उपभाषा हुआ। और जब बोली और उपभाषा में व्याकरण को निर्मित कर दिए तो वही मेरी क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। तो अब अगला हमारा आ गया राजभाषा। क्या आ गया, राजभाषा। अब जैसे पहले हमने आपको बता दिए कि हमारे संविधान में हिंदी का राजभाषा कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को। तो अब राजभाषा कहते किसे हैं, राजभाषा कैसे
कहते किसे हैं? जो भाषा सरकार के राजकाज चलाने में प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। अर्थात जब सरकार अपने जिस भाषा में सरकार अपने काम काज करती है वही हमारा क्या हुआ? राजभाषा हुआ। अर्थात भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। फिर आपसे मैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको याद भी अच्छे से करेंगे कि हमारे हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। अब अगला हमारा हुआ राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा में उस देश की अधिकांश जनसंख्या के द्वारा बोली और समझी जाती है उसे राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा कहते हैं। अर्थात क्या हुआ? जिस भाषा को हमारे देश में या आप जिस देश में रहते हैं उस देश में जिस भाषा का प्रयोग अधिकांश जनता करती है, अर्थात अधिकांश लोग करते हैं, वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। अर्थात जैसे हमारे हिंदी में है, हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे भारत में जिस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वही हमारा क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। अब अगला देखिएगा, अब अगला हमारा आ गया भैया अंतर्राष्ट्रीय भाषा। कौन सा भैया? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये हुआ कि जो भाषा अपने देश के साथ साथ अन्य देशों में भी बोली और समझी जाए वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। कि जैसे हिंदी हमारे देश के साथ साथ मॉरिशस के अधिकांश राज्यों में भी बोला जाता है। कि अब देखिए राष्ट्रभाषा का, अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मतलब ये हुआ कि ऐसी भाषा जो हमारे अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी अधिकांश बोली जाए वही हमारी क्या हुई? अंतर्राष्ट्रीय भाषा हुई। जैसे कि हिंदी हमारे देश के साथ साथ मॉरिशस देश में भी अधिकांश राज्यों में बोला जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये बताइए हिंदी भारत के अलावा किस देश में बोला जाता है? कौन से देश भैया? मॉरिशस में बोला जाता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब अगला देखिएगा, अगला हमारा है क्या भैया? मातृभाषा। क्या है? मातृभाषा। जिस भाषा में बालक बोलना सीखता है वह उसका मातृभाषा कहलाता है। ये तो आपके लिए आसान है। फिर अब उसके बाद क्या हुआ? मानक भाषा। मानक भाषा का अर्थ होगा कि भाषा का वह प्रारूप जो भाषा वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है और सरकार ने उसे स्वीकृत कर लिया अर्थात मान लिया है, वह उसका मानक भाषा कहलाता है। कि वैज्ञानिकों का जैसे कुछ नाम होता है, कुछ भाषा होता है कि आप जैसे पढ़े भी होंगे, जो साइंस के छात्र होंगे वो भी जानते होंगे कि मानक भाषा होता क्या है। कि वैज्ञानिकों ने जो शब्द रख दिए हैं और सरकार ने उसको मान लिया है वह उसका मानक भाषा कहलाता है। तो अब देखिएगा, ये हिंदी का थोड़ा सा परिचय हमने आपके समझ दिए कि अब ये मेरा स्टार्टिंग का रहा। हम आपको अब देखिएगा प्रतिदिन हिंदी का एक वीडियो लगभग 40 से 50 मिनट का वीडियो देंगे जिसमें आपको व्याकरण का संपूर्ण पाठ्यक्रम हम देंगे जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये आपके लिए, हाँ एक चीज़ और देखिएगा कि मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ, ये आपको दे रहा हूँ इतना, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन सारे छात्रों के पास भेजिए जो आपके मित्र हैं ताकि उनको भी ये हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट मिल सके और समझ जाएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। आप जितना सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो मैं आपको और अच्छा कंटेंट इस चैनल के माध्यम से लेके आऊँगा। तो अब ये जानिएगा कि अगले वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाएंगे भैया, वर्णमाला का अच्छे से ज्ञान करवाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे वर्णमाला के साथ। इसी के साथ अपने बात को विराम देता हूँ।